वाले आर्था क्रिस्टी हैं। कुछ ही पल में हमारे पास एक ये बड़े कलाकार बड़े मंच पर अपना प्रदर्शन करने के लिए एंड देन देयर वाज नॉन। कुछ इस प्रकार है कि 8 कुछ अजनबी एक नाव में सवार होकर कुछ आपको संदेश देना चाहते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं तैयारी के माध्यम से एक बोर्ड बनाते हुए। साथियों, आसान नहीं होता ये सब तैयारियां करना। एक के साथ एक कड़ी जो लकी ड्रॉ है, आप सबके लिए देखिए इनाम की राशि है या जो भी इनाम में होगा वो आप सबके लिए ही है। और हर बार ये इस थिएटर की परंपरा रही है कि यहाँ सभी को प्रेम सूत्र में बांधकर सम्मान के साथ सम्मान दे दिया जाता है। किसी की भी झोली खाली नहीं जाती। दिवाली के पर्व के आसपास जब थिएटर होता है तो सब खुशियों के साथ हम सब परिवार मिलकर एक साथ साझा करते हैं सारी खुशियों को। थिएटर के साथ साथ हम सब लोग भी and then there were none, जिसके डायरेक्टर साहब में हैं राजेश तिवारी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। जोरदार ताली से हम लोग स्वागत करेंगे। इसके लेखक हैं और बस कुछ ही पल में नाटक शुरू होता है। मंच आपके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया। उस पत्र के अनुसार यही मौजूद होना चाहिए। ये भगवान, छोटे से पत्र ने मेरी जिंदगी का भूमिका बचा दिया। तुमने मुझे यहाँ बुलाया? क्या मतलब? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? अरे मुझे तो आप जानते ही हैं। जरूरत तो आपको अपना परिचय देने की है। मैं तो मुझे जानूँ। हाँ, तुम जरूर जानते होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं समझा नहीं। 50 लाख रुपए लेने आया। मुझे नहीं पता था कि मेरी मुलाकात किसी पागल से होगी। और सुनिए मिस्टर, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि उसे बेकार की बातों में कहूँ। मुझे किस काम के लिए आपने बुलाया है? मैं तुम्हें क्यों बुला? तो ये पत्र क्या तुम्हारे बाप ने मुझे लिखा है? मेरे साथ पहेलियां ना बुझाओ। काम लेना है तो काम लो, नहीं तो मैं जाता हूँ यहाँ से। तो मतलब तुमने मुझे नहीं बुलाया? अरे बुलाया तो तुमने मुझे। रुको, अगर इस लेटर में लिखा एक शब्द भी पढ़ा तो जिंदा नहीं बचोगे तुम। मेरी ये सुई जहर में बुझी हुआ करती है। सर, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम सीखा है तो इस सुई को फेंकना। मैं जब जिसके शरीर में चाहता हूँ इस सुई को पहुंचा देता हूँ और वो आदमी जिंदा नहीं बचता। खुद ही तो एक पत्र मेरे पढ़ने के लिए निकाला। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि वो तुम नहीं हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया है। इसका मतलब हम दोनों की स्थिति एक जैसी। मैं समझता था कि मुझे बुलाने वाले तुम हो और तुम समझते हैं कि तुम्हें बुलाने वाला मैं हूँ। मतलब ये कि हम दोनों ही किसी और के द्वारा बुलाए गए। क्या मैं अपना लेटर पढ़ सकता हूँ? हाँ, बशर्ते तुम मुझे अपना लेटर पढ़ने दो। ठीक है। डॉक्टर तिवारी, तुम एक MBBS डॉक्टर, लेकिन तुमने अपना फन का कमाल लोगों की जिंदगी बचाने में नहीं वरन अपराध की दुनिया में दिखाया और लाखों रुपया कमाया। मैं जानता हूं कि तुम अपने द्वारा बनाई गई जहरीली सुई से किस तरह लोगों को मौत की नींद सुला देते हो, जिसे पुलिस कभी हत्या से नहीं करता। मेरे पास तुम्हारे लिए काम, कीमत 50 लाख रुपए। आज रात ठीक 7:30 बजे रायसीना सर्कल पर पहुंचे हमारा हितैषी। तुम्हें से खत किसने लिखा है मुझे? वो बड़ी हैरत की बात है कि हम तीनों को ही किसी ने लेटर लिखकर यहाँ बुलाया है और बुलाने वाला अभी तक नजर नहीं आया। ये बात है। क्या मैं आपका लेटर पढ़ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? आगे आपके कभी पढ़ो। तो आप है असलम खान, इंजीनियर? जी हाँ, और इन्हें रेत की सीमेंट बनाने में महारत हासिल है। ये जनाब भी 50 लाख रुपए लेने यहाँ आए। क्यों? ठीक है, कम बात है कि हम तो तीनों अपने भंग की मानी वैसे हैं। मैं बुलाने वाला तुम मेरे बारे में इस पत्र में जो भी लिखा है उसका बकवास और बेबुनियाद है। मैंने कभी न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय नहीं किया। और ये बात तो मेरे साथ भी लागू है। अरे भाई, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम किसी के प्राण लेना नहीं बल्कि जीवन देना है।
इस लेटर में जो कुछ मेरे बारे में लिखा गया है वो सरासर झूठ है, गलत है। तो मेरे बारे में खत में सही लिखा है, लेकिन हमें ये तो पता लगाना चाहिए कि हम सबको बुलाने वाला कौन है और वो हमसे चाहता क्या है। तुम झूठ बोल रहे हो तिवारी। तुम्हारी जेब में अभी वो जहरीली सुई है जिसकी चर्चा इस पत्र में की गई है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि तुम्हारे बारे में जो इस पत्र में लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। तुमने ही कौन सा सच बोला है? तुमने इंसाफ किया होता तो लेटर में लिखे शब्दों की धमकियों में नहीं आते, आराम से अपने घर पर सो रहे होते और सुबह को अदालत में जजमेंट पड़ गए। तो देखिए, ये तो हम तीनों जानते हैं कि हम तीनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। इससे मेरे विचार से झूठ को एक दूसरे छुपाना बेकार है। पर अब सोचने की बात तो ये है कि वो 30 बार का कौन है जो हमारी हकीकत से वाकिफ है और हमारे एक एक राज को जानता है। सवाल तो ये भी उठता है कि उसने मैं बुलाया क्यों? सवाल तो इसके अलावा भी बहुत से उठते हैं, लेकिन हम चाहे कितना भी सिर खपाए, किसी भी सवाल का जवाब मेरे को उस वक्त से पहले नहीं मिलेगा जब तक मैं बुलाने वाला हमारे सामने नहीं आया। ओ, तो तुम होना मिस निशा पेशा अपने होटल के अंडरग्राउंड हॉल में जुआ कराना और बड़े से बड़े मुजरिम को सुरक्षात्मक पता प्रदान करना, चक्कर में 50 लाख। कमाल की बात है, किसी को से एक ही साथ काम करना। अभी तो ये भी मुमकिन है कि उसने हम चारों के अलावा भी किसी और को यहाँ बुलाया हो। सोचने की बात तो ये भी है कि आपने उसे ऐसा क्या काम कराना है जिसके लिए उसे सबको यहाँ इकट्ठा किया। क्या पता बुलाने वाले के पास हम सब के लिए अलग अलग काम। अगर बुलाने वाले के पास हम सब के लिए अलग अलग काम होते तो उसे इस बात की कोई जरूरत नहीं थी कि हमें एक जगह आके इकट्ठा करें। हमसे अलग अलग मिलकर अलग अलग काम करते। आखिर वो काम करेंगे है कहाँ? क्यों ना हम शिव के अन्य हिस्से को जाए? क्या पता हमको बुलाने वाला यहीं कहीं मौजूद हो। चलिए रुकिए, शिव पर हमारे अलावा कोई नहीं है। आप लोगों से पहले मैं शिव पर आया था। मैंने शिव का कोना कोना छान मारा लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा और तो चालक तक खाली पड़ा था। आखिर वो है कौन और कहाँ है? अजी हम यहाँ हूँ। एक पहचाना तुमने और पहचानोगे भी क्यों नहीं? लगातार 15 सालों से तुम्हारे शहर से तो चुनाव जीतता रहा हूँ। अजीब प्रसिद्ध आदमी हूँ, बच्चा बच्चा जानता है मुझे। और आप मेहता साहब की अदालत में एक बार हमारे विरोधी ने हम पर आरोप भी लगाया था कि हम बेईमानी से चुनाव जीता हूँ। क्या जैसा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? जी नहीं, उसके बाद आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और वो साबित नहीं। अजी सबूत तो तभी होते जब हम बेईमानी से चुनाव जीतते। ससुरे जब ऑटो से नहीं जीतते तो किसी आधी बिल्ली की तरह खंबा नोचने लगते हैं। क्यों जज साहब, क्या मैंने कुछ गलत कहा? जी नहीं, लेकिन वो अजी लेकिन क्या? डॉक्टर तिवारी तिवारी साहब तो हमारे फैमिली डॉक्टर है। एक बार जब हमें छींक आई थी, इन्होंने कैंसर का इलाज किया था। इंजीनियर साहब आप भी भूल तो नहीं है हमें आप? इंजीनियर साहब ने तो हमारी कोठियां बनवाई थी, कसम अपने शहर के 5 लाख वोट रंग की। आज 20 साल हो गए और आज भी हमारी कोठी वैसे के वैसे खड़ी है। क्यों इंजीनियर साहब? मेरा रिकॉर्ड खराब कर रहे नेताजी, तो 10 साल पहले गिर चुकी है। और दादा गिर गई तो गिरने तो सारी को। इंजीनियर तो तुम हो ही, फिर बनवा दे। और मिस निशा जी, अरे दादा इनके होटल में तो हम कल ही 50,000 रुपए आ रहा हूँ। क्यों निशा जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या है ना पोपटलाल जी, हाँ। सच तो ये है कि मेरे होटल से ना कोई जीत कर नहीं जाता। लेकिन नेताजी सवाल तो ये उठता है कि आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों? बुलाया? अजी आपको किस ससुरे ने बुलाया है? हम तो खुद ही यहाँ बुलाया गए। हमारा मतलब ये कि वो तीरंदाज सब कुछ जानता है। लिखता है कि हमारी बेईमानी को साबित करने के लिए उस ससुरे के पास पुख्ता सबूत भी है और अगर हम यहाँ नहीं आए तो ससुरा हमारी ढोल की पोल खोल देगा। बस हम तो चमर चोटी का थोड़ा देखने आया हूँ यहाँ पे। अब तुम ही सोचो विद्वान, हम कोई गड़बड़ी कर सकता हूँ क्या? क्या मैंने कुछ गलत कहा? इसका मतलब आपके पास भी कोई पत्र है? हाँ बिल्कुल है ना। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपने हमें यहाँ बुलाया है। अरे मेहता साहब,
आप जैसे लोग हम जैसे नेताओं की बातों पर भी यकीन करते हैं क्या? हाँ, ससुरी चुनाव में लंबी लंबी फेंकते फेंकते झूठ बोलने की कुछ ऐसे आदतें पड़ गई है कि हम तो सच बोलना भी भूल गए। और कई बार तो क्या होता है कि हम अपने माँ बाप का नाम गलत बताते तो हैं। साफ साफ बताइए कि आपने हम सबको बुलाया है कि आप ही बुलाए गए हैं? अरे काहे किसी आ रहे हैं डॉक्टर साहब, दुनिया में सारी मजाक भी तो एक चीज है। वही हमने आप लोगों के साथ किया था। हमने छुप छुपाकर आप सबकी बातें सुनी और जाना कि आप सबकी हालतें भी हमारी जैसन है और उस आदमी की तलाश में हो जिसने ससुरा हमको यहाँ बुलाया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा मजाक करके चौंकाई दिया जाए। क्या मैंने कुछ गलत कहा? आइए वकील साहब, आइए आइए। आइए। क्या मतलब है सर? मतलब ये कि अभी आप कहेंगे कि आप में से पत्र किसने लिखा? जी, जरा एक पत्र निकालें। हाँ, जिसमें आपको 50 लाख रुपए के खातिर लिखा बुलाया गया हो। वो धमकी दी गई होगी कि आप रुपए लेने ना आए तो आपकी किसी कमजोर नस पर हाथ रख दिया जाए। जी जज साहब, बात तो आप सही कर रहे हैं, पत्र मिला है, मगर आज ही मगर को भेज तेल ले रहे। हम सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मगर उस तरह जिसने पत्र लिखा है उस सामने आने में ऐसे नखरे दिखा रहा है जैसे सुहाग रात वाले दिन नई नवेली दुल्हन दिखाती है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अच्छा, तो ये बात है। हाँ जी, ऐसे ही बात। साहिबान, मैं अपना परिचय आप लोग को दे दूं। मेरा नाम महंत है और लोग मुझे महंत वकील के नाम से जानते हैं। हूँ क्या? आपको भी परिचय दीजिए। भीमा नाम है हमारा। मुद्दा पकड़ने पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। बहुत ज्यादा। ये रिवॉल्वर और स्टैन गन के जमाने में भी हमें आज भी अपनी राम प्यारी बहुत पसंद है, क्योंकि गोली की मार से तो एक बार को आदमी बच भी जाता है, मगर हमारी राम प्यारी शिकार करके ही वापस जेल में आती है। जल्दी बोलो, ये पत्र किसने लिखा है? ये लो, ये कौन आ गया ससुर माँ का कसम? क्या कागज साले को विकास कराइए कि मांगना फिर कर दूंगा। क्या मजाक है ये? हमसे मिलने वाला कहाँ है? देखिए, मैं जो है हमेशा कानून से मुजरिमों को बचाता आया, इसलिए किसी भी रहस्यमय घटना की बिल्कुल गहराई तक सोच सकता हूँ। और हम सब भी इस समय एक बेहद रहस्यमय घटना का शिकार हो रहे हैं। और अब मैं ये कह रहा था, अपनी तारीफों की पुल बांधने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर वकील। जो कुछ कहना चाहते हो साफ शब्दों में कहो। ठीक, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर इस बात पर विचार करें कि भाई ऐसा क्या काम हो सकता है जिसके लिए एक ही व्यक्ति को हम सबकी जरूरत है। क्योंकि देखिए उसने क्या किया, उसने डॉक्टर साहब और ये इंजीनियर साहब से लेकर टूनी और जज साहब तक को यहाँ बुला लिया। तो क्या आप लोग के दिमाग में कोई ऐसा काम आ रहा है जिसके लिए हम सबकी जरूरत? तो बताइए। इस बारे में हम क्यों सोचे? जिसने हमें बुलाया वही जाने। और सवाल ये उठता है क्यों है? अजी वकील साहब, मुझे तो आप भूले ही जा रहे हैं। उसने हम जैसे महान नेता को भी तो यहाँ बुला लिया। कसम अपने शहर के 5 लाख वोटर की, मगर यहाँ से भाषण पर क्या बात इसका मतलब ये है कि हमें किसी षड्यंत्र में उलझाया जा रहा हो। औरत की अकल बुद्धि में होती है। भीमा को षड्यंत्र में फंसाकर कौन अपनी मौत को दावत दे सकता है? कुछ भी हो भीमा, हम सबको एक जगह इकट्ठा करने के पीछे कोई वजह तो है। या तो उसके पास कोई ऐसा काम है जिसमें हम सबकी जरूरत है, या फिर सचमुच उनको किसी जाल में फंसाया जा रहा है। अरे लेकिन जो भी हो, मामला बेहद दिलचस्प है और ये दिलचस्पी उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक कि हम सबको बुलाने वाला सामने ना आ जाए। देखिए, अब क्योंकि मैं इस मामले में फंसा हूँ ना, मैं बिल्कुल बात की गहराई तक जाऊंगा, क्योंकि बात में गहराई तक जाने का मेरा जो है पेशा भी है और मेरा शौक भी है। कसम भवानी की, इस शिप को तब छोड़ूंगा जब ये जान लूं कि हमें बुलाने वाला कौन है। भागो, चलो। हमें से कोई भी शिप को लाश बनकर छोड़ सकता है। अरे चाहते क्या भीमा? भागो तो क्या? हमें ये जानना है कि शिप किसने चलाया है, हमारे अलावा और कौन है यहाँ। तुम जानना चाहते हो तो 100 से जानो, लेकिन अपनी इच्छा हम पर लादने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हम तो यहाँ से निकलना चाहते हैं। कदम उठाकर तो देखो, अगर 2 के बाद तीसरा कदम उठा सको तो भीमा का नाम बदल देना। ये बात कैसे?
ऊपर लगा भाई। तुमसे पहले उस वक्त मैं सारा शिप छान चुका था, उस वक्त मैं छुपा हुआ था। क्यों? मेरे मालिक का यही आदेश था। मालिक? कौन मालिक? क्या नाम है उसका? ना मुझे उसका नाम जानने में दिलचस्पी है और ना ही उसकी सूरत देखने में। मैं तो बस उन्हें 1 लाख रुपए के लिए काम कर रहा हूँ जो एक पत्र के साथ मुझे मिले थे। पत्र? वो पत्र का है? पत्र वैसा ही है जैसा आप लोगों के पास है। दिखाओ तो। शिप पर सबसे पहले आ गया था। जिस वक्त डॉक्टर साहब शिप छान रहे थे मैं छुपा हुआ था। मेरे मालिक का आदेश था कि ठीक 12 बजे मैं शिप चला दूं और अगर आप मुझे शिप चलाने से रोको तो आपको उनका संदेश दे दूं। ऐसा संदेश? अरे आप पढ़ लेना। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं भी आपसे मिल नहीं सकता क्योंकि अभी वक्त नहीं आया। दोस्तों मेरे पास एक बहुत ही जरूरी काम है पूरे 15 करोड़। सफलता के बाद 50-50 लाख आप सबके बाकी मेरे। फिर शाम आप सबको लेकर सांगा टाउन पर पहुंचेगा, वही मैं आपसे भेंट करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप शाम के काम में रुकावट नहीं डालेंगे। आपका उद्देश्य मैं शिप चलाऊं?
कई बार कह चुका हूँ, ये तेरी अदालत का कमरा नहीं है, ये भीमा की अदालत है। और भीमा की अदालत में एक ही जजमेंट होता है, सजाए मौत। जो बरसते हो बरसते नहीं, धीरे बोल भीमा, कहीं ऐसा होता है गले की नस फट जाए। साले भीमा को चैलेंज करता है। क्या बोले साहब? तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि हमें शुक्राना वाला यही है और ये हमें किसी जाल में फंसा रहा है। तभी तो जब शिव रुका था तो उसने किसी को चलने नहीं दिया। ये बकवास है। तो बोलते क्या नहीं? डॉक्टर कमरे में क्यों झाग रहे थे? मैं तुमसे पूछता हूँ, इस वक्त अपने कमरे से बाहर क्यों निकले? तुम्हारी आहट सुनकर। तुम्ही ने वो आहट क्यों सुनी? और भी तो लोग हैं यहाँ। आपका जवाब मैं क्या दे सकता हूं? क्यों? नहीं भीमा, ये कोई सवाल नहीं है। ये आहट मेहता साहब ने क्यों सुनी? ये है कि तुम डॉक्टर साहब के कमरे में जांच करो। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हमें बुलाने वाला कौन है। कैसे जाना चाहते थे? मेरे पास कोई ठोस तरकीब नहीं थी। मैंने सोचा चलकर देखूं कि कौन कौन अपने कमरे में क्या क्या कर रहा है। इसलिए तुम मेरे कमरे में झांक रहे थे। तो भीमा भाई तुमने क्या देखा? मैंने देखा ये डॉक्टर अपने बैग से जहर की शीशी निकालकर चेक कर रहा है। झूठ बोल रहा है, मेरे पास जहर है भी नहीं। झूठ का क्या मतलब डॉक्टर? अब तो मुझे यकीन से कहना पड़ेगा कि हम सबको शिप पर बुलाने वाला यही वो आदमी है। न जाने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर तुम कहना क्या चाहते हो? झूठ मैं बोल रहा हूँ? क्या ये झूठ है? तुम जहर की शीशी लेकर बाथरूम में गए थे? बिल्कुल झूठ है। झूठ तुम बोल रहे हो डॉक्टर, झूठे तुम हो। मैं नहीं जानता कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। एक मिनट भीमा, एक सेकंड। सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके कमरे की तलाश ले सकता हूँ? ठीक है, शुक्रिया। मुझे बहुत होशियार लग रहे हो डॉक्टर। जहर की शीशी नहीं मिली इसलिए सबकी नजरों में मैं झूठा साबित हो गया। मगर मैंने अपनी आंखों से देखी थी। तलाशी के बाद तुम्हारे आरोप में कोई दम नहीं रहता था। हो सकता है वो शीशी तुमने समुद्र में फेंक दी। झूठ की आंखें नहीं होती भीमा। सारी रात ऐसे बहस होती रही तो इसका नतीजा नहीं निकलेगा। तलाशी के बाद ये साबित होता है कि भीमा झूठ बोल रहा है। हाँ, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? डॉक्टर साहब जहर से खून करने में माहिर है, इसलिए ये बात गले से नीचे नहीं उतरती कि डॉक्टर शिप पर अपना बैग लेकर तो आए मगर जहर जो आदमी मुझसे काम कराता है वही मुझे जहर सप्लाई करता है। अगर मैं अपने बैग में जहर लेकर घूमने लगा तो कानून जब चाहे मुझे गिरफ्त ले सकता है। डॉक्टर के लिए जहर रखना कोई अपराध नहीं। तो फिर भी डॉक्टर के पास नहीं, वो हमेशा मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ। क्योंकि तलाशी में डॉक्टर के पास जहर नहीं निकलता, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। और महंत साहब की बात होगी तब इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि भीमा झूठ बोल रहा है। साला समझ में ही नहीं आता ससुरा मामला क्या है बे? और कौन कितना पानी में है? उधर हमारे 5 लाख होटल इंतजार कर रहे होंगे, उधर ही ससुर अब में तबला तबली किए। क्या हुआ घनश्याम, ये शिप क्यों रुक गया? ईंधन खत्म हो गया। ईंधन कैसे खत्म हो गया? ईंधन पहले गिरेबान छोड़ो। बोल हरामजादे, ईंधन खत्म कैसे हो गया? वरना चीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। गिरेबान छोड़ते हो या नहीं? पता नहीं तो इसका गिरबान छोड़। उस हर सवाल का जवाब इसे देना पड़े तो पूछना चाहते हो। बताओ घनश्याम। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं खुद आप लोगों की तरह अनजान हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि इसमें इतना ईंधन नहीं कि हम लोग सांगा टापू तक पहुँच सके। शिप चलने से पहले चेक क्यों नहीं किया? जरूरत ही नहीं समझी मैंने। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा काम आप लोगों को सांगा टापू पहुँचाने तक का था। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। इतनी आसानी से नहीं बताएगा, लेकिन हरामजादे हम तुझसे सच उगलवा कर रहेंगे। इतना तो हम समझ गए कि बेटे तुम ही वो आदमी हो जिसने हम सबको यहाँ बुलाया। बोल, तू क्या चाहता है? बोल क्या चाहता है? बोल क्या चाहता है? इसकी पोजीशन भी आप जैसी है। तुम सबको शिप पर बुलाने वाला मैं हूँ। शिप पर इतना ईंधन रखने वाला भी मैं ही हूँ। अब ये शिप ना यहां से आगे बढ़ेगा और ना पीछे हटेगा। सोच तो तुम जरूर रहे होंगे कि मैं कौन हूं और क्या चाहता हूं।
तो सुनो, मैं एक ऐसा बदनसीब इंसान हूं जिसे तुम सबके अत्याचारों से गुजरना पड़ा। ये कहानी पोपट लाल से शुरू होती है। एक माँ ने पकड़ ली और इसके इशारे पर भीमा ने उसे कत्ल कर दिया और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार कर उसके झोंपड़े में आग लगा दी। भीमा को अपने अंडरग्राउंड हॉल में पनाह तुमने दी थी निशा, और वो खास कमरा तुमने बनाया था असलम। भीमा का केस तुमने लड़ा था महान। तुम्हें याद होना चाहिए मिस्टर मेहता कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर भीमा को बरी किया था और एक बेगुनाह मासूम को फांसी पर लटका दिया था। उस परिवार की एक जख्मी मगर जीवित मां को तुमने मारा था तिवारी। उसी खानदान के मासूम बच्चे का कत्ल पोपट लाल के इशारे पर उसके गुंडों ने तुम्हारे ही शिप पर किया था घनश्याम। तुम लोग भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। इतना सब होने पर भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं थे। आज का कानून और अदालत सबूत मांगते थे, लेकिन ये शिप मेरी अदालत है। मैं तुम्हारी सजा सोच चुका हूं। एक ही सजा है तुम सबकी, सजा है मौत। अगर ये देखना चाहो कि तुम सबकी मौत कैसे होगी, जाओ जाओ, निचली मंजिल के सातों कमरों में तुम्हारी अलग अलग मौत लिखी है। जाओ जाके ढूंढो अपनी मौत, जाओ। गुड नाइट दोस्तों। हम सब तो आवाज सुनने के बाद निचली मंजिल की ओर दौड़े, लेकिन वो आराम से नहीं बैठा। ये सवाल का जवाब शायद हम में से किसी के पास भी नहीं है। साहिबान, एक बात तो बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे अलावा शिव कोई अगर होता तो कम से कम उसकी परछाई से चमकती। ये मेरा दावा है, घनश्याम का कातिल हम में से कोई है। कौन हो सकते? तुम भी तो ये तो बिल्कुल साबित हो चुका है कि कातिल हम में से ही कोई है, लेकिन हमें ऐसे एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए जैसे भी आप कर रहे हो। इससे तो कातिल को और बल मिलेगा ना। देखिए वैसे भी उसने कैसी चाल चली है जिससे हम एक दूसरे पर शक करने लगे। मैं निशा पर कर रहा हूँ, निशा आप पर करेगी, आप जैसा पर करेंगे जैसा फिर किसी और पर करेंगे, है ना। इसलिए हमें उसकी चाल तो नहीं फंसना है। लेकिन उसकी चाल समझने के बावजूद हमें से कोई ये सोचने से बात जो वो चाहता है, क्योंकि उसने एक शक की दीवार हम सबके बीच में खड़ी कर दी। खैर ये तो मानना पड़ेगा वो जो भी है बहुत तेज दिमाग का मालिक, और उसने बहुत सोच समझ कर स्कीम तैयार की। इसलिए उसने शिप को ऐसी जगह पर रोका जहां से आमतौर पर कोई आता जाता नहीं, ताकि किसी की नजर हम पर ना पड़ सके। समुद्र में इस वक्त जहां हम हैं समुद्री जानवरों का वास है। अगर हम में से कोई भी शिप से कूदा तो समझो गए। क्या हुआ है कि उसने ना एक तरीके से शिप को हमारे लिए जेल बना दिया। हम में से कोई भी अगर इस शिप को छोड़ेगा तो उसका सीधा मतलब सिर्फ यही होगा कि मर जाएगा, मौत होगी। मौत? हाँ अजी मौत तो शिप पे रहने से भी है। सुना नहीं था ससुर कितने प्यारे मुंह से सजाए मौत बांट गया, और ससुर सजाए मौत तो ऐसे बांट गया जैसे गुड़ की भेल ही बांट गया। अरे भाई लोगों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के नाक रगड़ के अब सबसे विनती करता हूँ कि आप में से जो कोई भी हो ससुर अपने आप बता दो। हाँ कसम 5 लाख वोटों की, हम उससे कुछ नहीं कहूंगा। और अगर तू चाहेगा तो अगले इलेक्शन में एक MLA की सीट भी दिलवा दूंगा। चौपट होने जा रही थी आप। सुनिए पोपटलाल जी, हाँ जब से इंसान ने होश संभाला है उन्हें इससे ये बात अच्छी तरह से पता है कि एक ना एक दिन उन्हें मौत के चंगुल में फंसना ही है। तो बस
आप इस शिप को अपनी दुनिया समझिए और मौत का इंतजार कीजिए। निशा देवी, इतने खूबसूरत मुंह से इतनी खूबसूरत बात मत कीजिए। ठीक है, ये पकड़ डाल। हमको अपने दिमाग में टेंशन नहीं लानी चाहिए, बल्कि दिमाग को दुरुस्त रखकर ये सोचना चाहिए कि आखिर कातिल है कौन। आप जाइए अपने कैबिन में जाकर आराम कीजिए, शायद आराम करने से आपके दिमाग में शायद चिंता दूर हो। कोशिश करता हूँ मेहता साहब, बस हमको उम्मीद है ये कि नीरो आ जाए सब। पता नहीं हम मत मिला गया तो हम 5 लाख वोटर के काम और निशा आओ डॉक्टर, काला कश्मीर करते हैं, शायद कोई काम की बात आती है। काम की आओ मत, आओ आइए। टीचर मेहता साहब, अचानक कक्ष का कोना कोना छान मारा पर काम की कोई बात हासिल ना हो। वैसे आप क्या चीज हासिल करने की सोच रहे हैं? मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या ढूंढने निकला, बस वैसे ही खाली बैठे दिमाग में टेंशन चल रही थी तो सोचा अपने आप को बिजी रखूं। बीमा के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, बीमा के धक्के थे तो है शक के था, क्योंकि जब शिप रुका था तो सब उतरना चाहते थे और उसके किसी उतरने नहीं। पता नहीं कम वक्त पिछली रात मेरे कमरे में क्यों झाँक रहे थे। वैसे भी उसने सबके सामने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। क्यों ना तिवारी साहब आज रात छिपकर देखें तो करता क्या? कि जज का बच्चा आज की रात मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहता है? ऐसा तो नहीं ये कातिल हो और आज की रात मेरा सफाया करना चाहता है। अरे नहीं जज साहब, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। हमें किसी ने एक साथ देख लिया तो बेवजह शक करेगा। वैसे भी रात काफी होगी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट।
डॉक्टर ने आज की रात मेरे साथ रहने का प्रस्ताव क्यों रखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यही कातिल हो और आज की रात कुछ करना चाहता? कातिल ने खून करने के लिए छुरी का इस्तेमाल किया है। हाँ, ये देखिए, ये छुरी आप पड़ी तो भीमा की राम प्यारी। हाँ, भीमा ने कहा भी था कि भीमा की राम प्यारी बिना शिकार के वापस नहीं आती। और तुम्हारी इसका क्या मतलब? हमारे राम प्यारी का है मेरी जेब में। कातिल ने डॉक्टर को मारा था? कातिल ने नहीं, तुमने हरामजादे। नहीं, मैंने नहीं मारा। राम प्यारी तुम्हारी जेब में नहीं, हमारे हाथ में। इसी राम प्यारी को डॉक्टर को राम प्यारा कर दिया। तुम्हारी सच कहता हूँ, तुम सबकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने डॉक्टर को नहीं मारा। हाँ, तुम इतना मत समझते हो कि हम तुम्हारी बनाई हुई देखी कहानी में यकीन कर देंगे? ये सच है। तुम्हारे राम प्यारी काम कर दी। ये सच है, मैं भवानी की कसम खाता हूँ कि मैंने डॉक्टर को नहीं मारा। मैं तो कोई भी किसी की झूठी कसम खाता। लेकिन एक मिनट भीमा, एक मिनट। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने डॉक्टर का खून नहीं किया? ये सच है। ठीक, तो फिर तुम ये बताओ कि तुम सबसे आखिरी में यहाँ क्यों आए, वो भी ऊपर से? मैं शिप की छत पर था। क्यों? दरअसल मैं शिप छोड़ने का कोई रास्ता तलाश कर रहा था। घूमते घूमते थक गया तो पानी की टंकी के सारे बैठ गया। बैठे बैठे मेरी याद लगी डॉक्टर की चीख और तुम लोगों के कदमों के वास्ते मेरी नींद खुली तो सबसे पहले मेरा हाथ अपनी जेब पर गया। मैंने देखा कि मेरी राम प्यारी कहीं गायब है। थोड़ी देर मैंने उसे छत पर तलाशने की कोशिश की। जब नहीं मिली तो नीचे की ओर दौड़ा। यहाँ कर देखे कि कातिल ने डॉक्टर को मार डाला। ये बकरा है महान, असली कातिल यही है। ऐसी कहानी सुना रहा है जिसे हम कोई यकीन नहीं कर सकते। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबका कत्ल कर देगा। एक मिनट, सब एक मिनट। कम से कम आपको बात की गहराई तक पहुंची। मतलब ये कि उस इंसान को जो किसी बात की गहराई तक पहुंच सके, सिर्फ उस पर यकीन नहीं करना चाहिए जो एक बार ही देखने में नजर आता। लेकिन साहब, ये तो आप जानते हैं कि जिसने हमें यहाँ फंसाया है और जो ये कर्म कर रहा है वो जबरदस्त दिमाग का मालिक है। हाँ बिल्कुल। तो फिर भी क्या आपको ये लगता है कि डॉक्टर का अपनी छुरी से करने की जरूरत है? तो तुम ये कहना चाहते हो कि भीमा ने कातिल नहीं किया? Exactly! This is a bloody trap! ये सच है कि पहली नजर में देखो तो कातिल भीमा लगता है, मगर भीमा कातिल नहीं है। सबूत ये है कि जिस षड्यंत्र में शिकार बनाया जा रहा है, अगर वो षड्यंत्र भीमा का होता तो कभी डॉक्टर का कत्ल अपनी छुरी से नहीं करता। डॉक्टर के कत्ल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कातिल जबरदस्त दिमाग का मालिक है। उसने डॉक्टर का खून करके सारा शक भीमा पर डाल दिया।
ये क्या हुआ डॉक्टर आपको? पहले ये बताओ कि ससुर कौन मारा? मर गया। वो एक एक करके सबको मार डालेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। कौन मार डालेगा? वही कपिलवा निशा जी। अरे जो साहब उसे देखता ससुराल का तो पैर पकड़कर जान की भीख ना मांग लेता, पर वहां अम्मी का पिल्ला किसी को दिखाई भी तो नहीं पड़ता है। तुम्हारी हालत कैसे हुई? अजी मैं तो आराम से सो रहा था और हम इस सपनों में आ रहे थे मछला पोर्टर, तो मुझसे वापस आने की विनती भी कर रहे थे। फिर अचानक किसी की चीख सुनाई दी। हम हड़बड़ी में दरवाजे की तरफ दौड़ा तो मेरी धोती पता नहीं किस में अटक गई और मैं वही चारों खाने चित्त गिर गया। जब होश में आया तो इधर पाना रोटी पहनी डॉक्टर साहब को बैठाओ तो तेरा पड़े पड़े एसिड है। अब क्या देखो लगता है पोपटलाल जी की बात की। हम लोग इसी तरह एक करके मर जाएंगे। क्या कहना चाहते हो? क्या हम इसी तरह बैठे हम मौत का इंतजार करते हैं? तो मियाँ इसके अलावा कर दी क्या? उनको कोई ऐसी तरकीब निकाली जिससे कातिल का पता चल जाए। साहब क्या आप भी ये सोचते हैं ये कातिल यहीं बैठा होगा? हालात तो यही कहते हैं। अगर कोई तरकीब निकलेगी नहीं और अगर निकल भी आई तो कातिल भी जान जाए। क्या आप लोग को ये लगता है कि वो हमारी तरकीब में फंस जाएगा? नहीं, लेकिन क्या जज साहब, लेकिन क्या? कोई ऐसी तरकीब जिससे हमारे बीच बैठा कातिल वो ना कर सके जो वो करना चाहता है। कम से कम एक हफ्ते का सिलसिला तो रुकेगा। देखिए इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? वो ये कि अब हम लोग 6 लोग बचे। हम लोग को चाहिए कि हर पल साथ में रहें। कोई भी अगर एक पल के लिए अलग हो तो ये मान लिया जाए कि वही काम। अगर आप ऐसे किसी ने ये नहीं सोचा कि जो आप सोच रहे हैं उनकी नहीं है। क्यों? उनकी तो नहीं। कहीं जगह ऐसी होती है जहाँ इंसान को अकेला जाना और किसी तरह हम जगह के एडजस्टमेंट कर भी लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है सोने की। सोने की क्या समस्या है? हम अपने अपने कैबिन की बजाय इस हॉल में सोते हैं। आप फिर नहीं सोच रहे कि जो आप बोल रहे हैं उनकी है। जब हम एक साथ सोएंगे एक साथ रहेंगे सबको मानो वो कातिल को हमारे साथ सो रहे हैं तो न कब जाने किसको मार रहे। आप सोच कर देखिए क्या सारी रात एक पल के लिए भी सो सको? तुम इस बात पर क्यों जोर दे रहे हो कि हम सब एक साथ ना रहें? सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि तो अपने दिल की बात नहीं है। बाकी लोग समझते हैं यही तो बातें नहीं भाई भीमा। मैं एक साथ रहने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं उन परेशानियों पर रोशनी डाल रहा हूँ जो एक साथ रहने पैदा होगी और ये मेरा दावा है। एक साथ रहने पर कोई नहीं सोचता और बिना सोए को कब तक रहते। मगर असलम मियां इससे कम से कम कत्लों का सिलसिला तो रुक जाएगा। मैं तुम्हारी बात 100% मानता हूँ लेकिन हम कब तक एक साथ रहते? 2-4 दिन में एक दूसरे से हो जाएंगे और खाने पीने के लिए उससे इतनी सामग्री है कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीना खा सकते। उसके बाद क्या हो? क्या भूखे नहीं होते? क्या क्या? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? हम सबको मारने के बाद कातिल क्या करेगा? अजी भरतनाट्यम करेगा, कथकली करेगा, रॉक एंड रोल करेगा। मेरी बात का जवाब छोड़ कर दीजिए। क्या कहा जा सकता है? आप मेरी बात की गहराई तक नहीं जा रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कातिल ये सोचकर तो शिप पर नहीं आया होगा हम सबको मारने का खुद ही मर जाएगा। बात का तो सवाल ही नहीं उठता। सोचने की बात यह है कि हम सबको मारने के बाद कुछ से बाहर निकले गए तो उसके सामने ये समझते नहीं उनकी भी हमारा कोई इंतजाम कर रखा हो? क्या? अरे यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या इंतजाम कर रखा होगा। अगर हम उसी इंसान को पता लगा ले तो उसी इंसान का इस्तेमाल करके शिप पर छोड़ सकते। लेकिन क्या ये जरूरी है हम उस इंतजाम का पता लगा ही लें? अरे जरूर तो दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता। खुदा ने इंसान को कोशिश करने की ताकत बख्शी। ओटनों की कसम असलम मियां के बतिया मतलब है एकदम। इंजीनियर साहब आपका इशारा कैसे इंतजाम की तरफ है? मुमकिन ये भी है कि शिप में कहीं इंजन छिपा रखा हो और ये भी मुमकिन है कि ये शिप पर कहीं हमारी लाइफ बोट भी हो। ये बात तो दिमाग में ही नहीं है। इतने बड़े शिप पर कहीं लाइफ बोट नजर नहीं आती। कातिल ने यहाँ से हटा दी होगी और फिर छिपा रखी होगी। वैसे मियां की बात में दम है। मुझे लगता है हम सबको ढूंढना चाहिए। चलिए तुरंत चलते हैं। चलो आप नहीं गलती करें। हम सबको एक ही चीज के पीछे इकट्ठा नहीं जाना चाहिए। तो वक्त की बर्बादी होगी।
अरे नहीं, वैसे नहीं। वैसे तो कातिल को अकेले रहने का मौका मिल जाएगा, फिर हो सकता है वो उस चीज को ही गायब कर दे। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम 2 ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप पहले शिव का छान मारेगा, उसके बाद दूसरा ग्रुप। पहली बार कॉन्फिडेंटली बोली है मैंने। सही कह रही हैं। 2 ग्रुप बनाते हैं। पहले ग्रुप में मैं और जैसा आप और असलम मियां तीनों चलेंगे, और दूसरे ग्रुप में आप। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बाद में ले जाएंगे ना। चलिए चलिए। हम लोग यहाँ बैठ कर क्या करेंगे? चलिए हम दूसरे कोने में चलते हैं। हम यही रहेंगे, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी एक आदमी से कोई चीज छूट जाती है, दूसरा आदमी को वही जगह वही चीज मिल जाती है। इसलिए उन लोगों को पहले छान मारने दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे। अगर शिप छोड़ने के इंतजाम के बारे में पता लग जाता है तो ये पक्के तौर पर साबित हो जाएगा कि कातिल हम में से ही कोई। अरे सरकार, अभी भी आपको शक है क्या? हम तो अपने 5 लाख रुपए की कसम खा के कह सकता हूँ, कतिलवा हम में से कोई एक है। खुशखबरी दोस्तों, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पानी की टंकी के नीचे लाइफ बोट छुपा के रखी गई। पापड़ वाले को गणपति बाबा उस बोट में एक वक्त पे सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है, और आदमी हमें 6। एक ही आदमी के लिए लाइफ बोर्ड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कातिल हमें से ही कोई है। कौन सबको मारने के बाद अकेला यहाँ से बाहर चला जाएगा। फिलहाल मैं इस बात पर नहीं उलझना चाहता कि कातिल कौन है, मगर कातिल को एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि अब लाइफ बोट हमारे कब्जे में है। अगर उसने तीसरा कत्ल करने की कोशिश की तो हम लाइफ बोट नष्ट कर देंगे, फिर चाहे बेशक वो हम सबको मार दे, मगर उसे भी इसी शिप पर मरना होगा। जोश में होश नहीं खोना चाहिए भीमा। थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइफ बोट भी कातिल की एक चाल हो। वो कैसे? वो ऐसे कि अब हम 6 लोग बचे हैं और हम में से सिर्फ एक ही आदमी लाइफ बोट से बाहर जा सकता है, तो बताइए कौन जाएगा? मैं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे ना रहने से मेरे जुआ खाने में लाखों का नुकसान हो रहा होगा। क्यों? तुम अगर कोई बढ़िया चौड़ा लगा शिप पहले मैं छोड़ूंगा। अजी सबसे पहले तो हम जाऊंगा, हमारे 5 लाख रुपए। मैं जाऊंगा। देखा जैसा चलने लगी लाठियां, देखा आपने? और यही कातिल चाहता है, उसे बंदरों के बीच में केले डाल दिए। वाकई हमारे बीच लड़ाई कराने के लिए लाइफ बोट हमें सौंप दी गई। साहिबान, एक बात तो बिल्कुल दिन की तरफ था कि उस लाइफ बोट में 2 आदमी तो बैठे हो। अगर कोई एक आदमी तो बैठ कर बाहर निकल जाए, हमारी दुनिया से मदद थोड़ी देती। हाँ असलम मियां, मगर सवाल तो यही है ना कि वो एक आदमी होगा कौन जो बाहर जाए। इस समस्या को सुलझाने का बस एक ही रास्ता है। क्या? हम सबके नाम की पर्चियां डाल लेते, जिसका भी नाम कातिल का नाम निकला है। जब कोई रास्ता नहीं होता तो इंसान खुद को नसीब के हाथों में सौंप देता है। ठीक, हम पर्चा डालते। अगर पर्चे में कातिल का नाम निकलता है तो मुझे उसमें कुछ नहीं किया, मगर किसी और का नाम निकलता है तो मैं उससे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के वास्तव में साथियों का नाम बोले, खुद को दहशत से निकला पाकर काम खत्म ना सुने। उसके बाद साथी अभी भी इसकी मदद का इंतजार करेंगे। पोपटलाल, काश मेरा नाम उस पर्ची में ना है। और अब कातिल के क्रूर पंजों से शायद कोई नहीं बच पाएगा। जिसका जहां मन है वहां घूम लो, क्योंकि मौत तो शिप पर भी है और शिप के बाहर।
जरूरत है। कातिल घर में अपना शिकार कर दिया, उसने महल को गोली तोड़ा दिया। कातिल ने नहीं, तुमने असलम, तुमने महल को गोली मारी है। अब मुझे पता चला कि हम सबको इस जाल में उलझने वाला तुम ही हो। मेरी बात तो सुन। खबरदार मुझे मत छूना। जज साहब, भीमा, इसने हम लोग को मारा है, ये हम सबको मार डालेगा। भीमा, मार डालो इसे, मार डालो इसे। क्या करिए असलम, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि दहशत की वजह से घबरा गई है। दहशत की वजह से ही तुम्हारी असलियत जानने के बाद घबरा गई हूँ मैं। जज साहब, किसी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि बहन पर शक से ज्यादा शक इसको है। उसके बाद बहन के पीछे रिवर पर लेके भागा और 2 गोली के धमाके। क्यों असलम, इस बात में कहा सच्चाई है? सच्चाई तो यही तो महल के पीछे क्या है। ये भी सच है कि मैंने गोली चलाई, लेकिन मैंने महल में नहीं, कातिल पे गोली चलाई। तो तुमने कातिल को देखा? अरे यही तो अफसोस है जज साहब कि मेरा सामना कातिल से ना हो चुका। फिर जब मैं डैम पे पहुंचा तो कातिल महल को गोली मार चुका था। मुझे पानी की टंकी के पीछे किसी को होने का भाव, मैंने अंदाज से गोली चला दी, लेकिन जब मैं पानी की टंकी के पीछे पहुंचा वहां पर कोई नहीं था। झूठ पर झूठ। जज साहब, इससे अपने बातों पर पहचानने के लिए आपकी कहानी सुना रहे हैं। सब पता है कि तुम ही हो कातिल हो। इसे मेरी बात तो सुनो। शट अप। घिन आती है तुम्हारी इस घिनौने चेहरे पर। थूक क्यों मैं तुम्हें? थूक। 3 घरों में धुलती है। कातिल कुछ में कामयाब हो रहा है, वो मैं आपस में लड़वा रहा हूँ। तो मेरी बात मानते क्यों नहीं? निशा, हम एक दूसरे शक तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होगा। मैं साबित कर सकती हूँ। कैसे? मैंने गोली के 2 धमाके सुने थे, जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा। असलम के मुताबिक एक गोली कातिल के रिवॉल्वर से और दूसरी असलम के रिवॉल्वर से। जैसा आप असलम के रिवॉल्वर चेक कीजिए, अगर दोनों गोली असलम के रिवॉल्वर से लिखी तो असलम कातिल है। उस रिवॉल्वर चेक कर। क्या हुआ जज साहब? भीमा, असलम ने मुझे गोली मार दी। भीमा, असलम ने अपनी कातिल है। तो पीछे के रास्ते से बैग बनाओ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आया जज साहब। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुझे मारना क्यों चाहते हो? मुझे याद है वो दिन जब मैं न्याय की कुर्सी पर बैठकर सदा सुना रहा। मुझे मालूम था कि ये लोग किसी न किसी जुल्म में शामिल हैं, और ये जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। ये बात मुझे दिन रात कचोटती थी। दिन रात बस यही सोचता रहता था कि कैसे इन लोगों को सजा दूं।
वो बदनसीब इंसान मैं ही हूं। मैंने इस डायरी में पैसों का लालच देकर शिव पर बुलाने वाला मैं ही हूं। आज ये शिव मेरी अदालत है और मैं इन लोगों को अपने हिसाब से सजा दे चुका हूं। सजाए मौत। तुम्हें कहां छोड़ दिया? इस डायरी के हर पन्ने पर जहर लगा है। जिस तरह मेरी मौत होगी उसी तरह तुम्हारी। भूमि की दाद निभाने वाले बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने अपनी भूमिका को दिखाई। पर जोरदार तालियां बजा दीजिए न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं। हमारी आंखें, हमारा जमीर, हमारी आत्मा हम सबको बताता है कि गलत क्या और सही क्या। उसका पिक्चर उन्होंने बहुत खूबसूरती से दिखाया कि जैसे आपने बेशक निर्णय दे दिया होगा मजबूरीवश, प्रलोभनवश, दबाव और प्रभाव में, किंतु उसका जमीर जानता था और जमीर कभी भी आपको जिंदा रहने नहीं देता। तो जोरदार तालियां ये जमीर के इम्तियाज़ात के लेकर हमारे सामने आए और बड़ी सच्चाई के साथ इन्होंने अपने किरदार को निभाया है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच हमारे नए मुख्य अतिथि आ चुके हैं कर्नल भानवाना, जो पद्मश्री हैं और अर्जुन अवार्डी हैं, जिन्होंने पानी के साथ मेहनत करते हिंदुस्तान की झोली को सोने से भरा है। मैं एक बार अनुरोध करूंगी कि क्या मंच पर आए राजन मंच की ओर में सम्मान के साथ लेकर आए और उन्हीं का साथ देंगे आदरणीय सुब्रतो जी। तो जोरदार तालियां ऐसी महान शख्सियत के लिए जिन्होंने हिंदुस्तान को समर्पित अपना जीवन दिया है, अपना तन मन धन जो हिंदुस्तान के लिए जीते हैं। कहते हैं तिरंगा ओढ़ जो आया उसी पर ये जहां रोया, हजारों रोज मरते हैं यहाँ देखो, वतन के काम जो आया उसी पर ये जहां रोया। ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जिन्होंने खेल के माध्यम से हिंदुस्तान का सिर्फ गौरव प्रदान किया है और वो गौरव हम सबको प्राप्त हुआ है। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से अपना स्थान बना के रखा हुआ है। और इसी के साथ में नो मैम, इट्स अ स्मॉल एक्नॉलेजमेंट, आप हमारे लिए आए। His name is Subrata ji, who has been contributing a lot to the sports. बहुत ही खूबसूरत my colleagues from the sports. Small token for Wali ma'am, please. आप आए हमारे short notice पे। Thank you so much. ये देश का ही खिलाड़ी है जो दूसरे देश में जाकर हिंदुस्तान के तिरंगे को मान सम्मान देता है। आज वो खिलाड़ी जिसने अपना अथक प्रयास कर पूरा जीवन हिंदुस्तान के लिए दे दिया, आज जोरदार तालियों से हम उनका हौसला अफजाई करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, भाव और आदर प्रकट करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये गौरव हमारे हिंदुस्तान को दिया है। पानी से सोना निकाल कर हिंदुस्तान की झोली आपने भरी है। आपका आभार और अभिनंदन। देख रहे थे कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के आज के जो 8वां थिएटर फेस्टिवल था, उसका जो दूसरा प्ले था एंड देन देयर वर नन। तो जो ये नाटक था ये था आवरण थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति, जिसके लेखक थे आगाथा क्रिस्टी और डायरेक्टर थे राजेश तिवारी।
तो मैं मिलवाता हूँ आपको जो प्ले के कुछ खास किरदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, अपने किरदार के बारे में और कुछ प्ले के बारे में दर्शकों को बताइए। ये प्ले है एंड देन देयर वर नन, अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल है एंड देन देयर वर नन, तो उसका हिंदी अडेप्टेशन किया हुआ है। तो ये हमारे जो डायरेक्टर हैं राजेश तिवारी सर, उन्होंने ही इसको हिंदी में अडेप्ट किया। तो उसके बेसिस पे है कि स्टोरी एक थोड़ी सस्पेंस थ्रिलर है, इसके ऊपर वेब सीरीज़ वगैरह भी बन चुकी है। और मेरा किरदार इसमें महंत का था, वकील का किरदार था मेरा। तो वकील के किरदार के लिए बेसिकली वही है कि हम लोग ने अपना इंटेंस किरदार बनाने के लिए उसको सब तैयारियां की उस तरीके से कि कैसे वकील लगे, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, बोलने का तरीका, ये सब चीज़ें उसी हिसाब से इम्प्रोवाइज़ थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो इम्प्रोवाइज़ थी, जो मेरे डायलॉग में था नहीं, बट मैंने स्क्रिप्ट में नहीं था, वो ऑन द स्टेज ऐसे इम्प्रोवाइज़ करके बोली। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आइए भीमा सर, ये जो प्ले था मैं आपको बता दूं कि ये जो हिंदी फिल्म है एक बॉलीवुड की गुमनाम, उस फिल्म में भी कुछ इसी तरह का दिखाया गया था कि कोई एक गुमनाम व्यक्ति जो है बहुत सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है और वहाँ पर कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो उनमें से किसी का कत्ल हो जाता है और सभी जो वहाँ लोग पहुँचे हुए थे उन पर सब पर जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो शक करते हैं कि भाई यही कातिल है, लेकिन आखिर में कातिल कोई और निकलता है। तो आइए मैं आपको मिलवा रहा हूँ इस प्ले के खास कैरेक्टर भीमा से। नमस्कार। साची बात में अपने किरदार के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। ये किरदार जो होता है, एक शिप पे सारे आते हैं, जितने भी तो जज होते हैं आपका, ये मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री है एक तरीके से। तो इसमें इस किरदार में यहाँ पे जितने भी लोग थे वो उतरना चाहते हैं, मगर हम उसे उतरने नहीं देते क्योंकि हमें 50 लाख रुपए लेने होते हैं वहाँ से। तो इस वजह से वो वहीं रुक जाते हैं हमारे खौफ की वजह से। फिर उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है, वो तो आपने देखा ही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राजेश सर, हमारे साथ प्ले के डायरेक्टर राजेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बधाई, बहुत ही अच्छा मंचन था। सर प्ले के बारे में नाटक क्या था? नाटक एक अगाथा क्रिस्टी की स्टोरी थी, 10 ईगर के नाम से, मतलब उसको मैंने किया था और अडॉप्ट किया था इसको मैंने करीब आज से करीब 20-22 साल पहले। तो इसमें मैंने कुछ शो बम्बई में भी किए थे, तो बाद में मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा और सुधार के किया जा सकता है। तो अभी फिर मैंने दिल्ली में अभी आया हूँ, मैं दिल्ली में एक नई टीम मैंने बनाया, मेरा नया थिएटर ग्रुप बनाया मैंने अभी। तो उसके साथ मैंने नए लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको लिया था। एक मर्डर मिस्ट्री है। एक्सपेरिमेंट आपका काफ़ी सफल रहा है। हाँ, लोगों की तालियां और लोगों के कमेंट्स तो ऐसे लग रहा है कि सक्सेसफुल रहा और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इंसान एक्टर मेहनत करता है तो उसको अप्रिशिएशन मिलना ज़रूरी है। अगर उसको वही अप्रिशिएशन मिलता है तो वही उसको बहुत बड़ी बात होती है। और इसलिए मैं थिएटर इसलिए भी करता हूँ कि थिएटर में लाइव आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिल जाता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है थिएटर करते रहना। और इस तरह का अप्रिशिएशन, इस तरह की अच्छी ऑडियंस भी आनी ज़रूरी है। अच्छी ऑडियंस जब आएगी तभी अच्छे नाटक होंगे, ताकि उनको पता, जो डायरेक्टर कर भी रहा है, जो एक्टर कर भी रहे हैं, उनको भी ये महसूस होना चाहिए यार हमें अच्छा काम करना है। जब अच्छा काम करोगे तभी लोग आपको उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे ना। तो इसलिए अभी इस लोगों के सामने किया है तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। वो तो आपने भी देखा होगा, जैसे तालियां बज रही थी या लोग हंस रहे थे, तो उस हिसाब से अच्छा है। जो ये थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, जो ये फाउंडेशन जो इस फेस्टिवल को करवा रहा है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है कि उन्होंने ऐसा किया है। बट मेरा मानना थोड़ा सा ये होता है कि स्टेज करने के लिए ना थोड़ा सा आपको खुला मैदान चाहिए, कि एंट्री एग्ज़िट खुली ओपन चाहिए, कहाँ से आएंगे कहाँ जाएंगे। फिर उसका क्या है, स्टेज तो पूरा मिलना चाहिए ना। जैसे पूरा जैसे उन्होंने पूरे का पूरा पीछे अपना वो लगा दिया तो उससे पूरा बंदी हो गया, ब्लॉक हो गया। अब आदमी कहाँ जाएगा काम करने के लिए, है ना? क्योंकि हाँ, मतलब स्टेज के ऊपर थोड़ा, मतलब उनको पता नहीं होता ना कि सारे नाटक किस तरह के हैं, है ना। अब मेरा जो प्ले था तो ये पूरा एक शिप के ऊपर मैंने प्लान किया था कि पूरा शिप के ऊपर है। हाँ, पूरा शिप के ऊपर है। तो अब पीछे मुझे साइक्लोरामा लगाना था, मुझे शिप बनाना था, समुद्र की लहरें दिखानी थी, तो वो कुछ हो नहीं पाया। तो टेक्निकली प्ले थोड़ा वीक हो गया, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि उतना स्पेस नहीं मिला करने के लिए, एंट्री एग्जिट बहुत प्रॉपर नहीं मिल पाई। तो इसलिए फिर लेट्स सी, अगर पहले स्टेज देखा होता तो इस तरह की ना होता। पर क्या होता है कि आपको अब हो चुका। और दूसरा कि आपका अपना जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, जो कॉन्सेप्ट है वो तो है ही है ना। तो ये था, बाकी सराहनीय कदम उठाया, काम कर रहे हैं, लोगों को मौका दे रहे हैं, इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसा फिर भी सीमित दायरे में बहुत अच्छा बखूबी था। हाँ, ये आप लोग कह सकते हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि जो डायरेक्टर होता है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, उसको लगता है यार को और अच्छा हो सकता है।
तो इसलिए हम भी सेटिस्फाई नहीं होते कभी, हम सोचते कि और हो सकता है। हाँ, पर सीमित दायरे के अंदर जितना अच्छा बन पड़ा या कोशिश थी उतना हमने किया, अपने हिसाब से किया उसको हमने। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि नाटक आपको बहुत पसंद आया होगा। साथ ही हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये नाटक कैसा लगा, अपने विचार, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।